जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आज है 13 मार्च को आपका एसएससी एचएसएल का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम आपका समाप्त हो गया है। तो फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए 25 जीके जीएस के प्रश्न से अधिकतम रेल प्रश्न मिल गए हैं। तो उन सब प्रश्नों को देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाके वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, तो ठीक है, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि सीएजी कैग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपका आता है। तो दोस्तों आपको कैग के बारे में बता दें तो ये आपका भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। वो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो ये देखता है कि संसद के द्वारा अनुमानित किए गए खर्चों की सीमा से अधिक धन खर्च न हो पाए या फिर संसद के द्वारा विनियोग अधिनियम में निर्धारित किए गए मदों पर ही धन खर्च किया जाए। इसके अलावा कैग के बारे में बता दें तो कैग आपका एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जो कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 से 151 के भाग 5 के अंतर्गत उल्लेखित संवैधानिक प्रावधान के तहत बनाया गया है। तो आपका दिया गया था सन 148 अनुच्छेद ऑप्शन में, जो कि दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 148 क्या कहता है तो मोटे तौर पर सीएजी की नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित अनुच्छेद आपका 148 है। इसके अलावा कैग से संबंधित अनुच्छेद 149 भी है जो कहता है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारत की संचित निधि, आकस्मिक निधि, लोक लेखा, विधानसभा के साथ संघ शासित प्रदेशों की समेकित निधि से संबंधित केंद्र और राज्यों के लिए सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करने के लिए जिम्मेवार है। इसके अलावा अनुच्छेद आपका 150 भी आपका कैग से ही संबंधित है। तो 150 अनुच्छेद क्या कहता है, राष्ट्रपति को उस रूप के लिए सलाह देता है जिसमें केंद्र और राज्य के खाते को रखने की आवश्यकता आपका होता है। इसके अलावा अनुच्छेद का आपका कैग से संबंधित अनुच्छेद 51 भी है जो ये कहता है कि केंद्र से संबंधित अध्यक्ष को ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेवार राज्य से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी जाती है। तो ये दोस्तों आपका कैग से संबंधित अनुच्छेद आपका दिया गया था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, वसुधारा मिसाइल किसने लॉन्च किया है। वसुधारा मिसाइल किसने लॉन्च किया है तो इसका राइट आंसर आपका डीआरडीओ हो जाएगा। डीआरडीओ ने दोस्तों चांदीपुर से दागी 2 वसुधारा मिसाइलें। तो कहाँ से दागा है मिसाइल तो चांदीपुर से। वसुधारा में कई तकनीक को शामिल किया गया है जिसमें एक छोटी नियंत्रण प्रणाली और एकीकृत एवियोनिक्स शामिल है जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। डीआरडीओ के अनुसार बात करें तो वसुधारा का एक स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। यह अनुसंधान केंद्र इमारत हैदराबाद के द्वारा अन्य डीआरडीओ प्रयोगशाला और भारतीय उद्योग भागीदारी के सहयोग से बनाया गया था। तो आपका राइट आंसर डीआरडीओ हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, किस केंद्रीय मंत्रालय या मंत्रालयों ने जलदूत ऐप को विकसित है जो कि किया है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपको बता दें 10 तारीख के थर्ड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जलदूत एप्लीकेशन है जो कि किस लिए लॉन्च किया गया है। तो अगर उसका एनालिसिस आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें हमने बताया था कि किस मंत्रालय के द्वारा भी विकसित किया गया है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालयों के द्वारा जलदूत एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। जलदूत ऐप को ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। इस ऐप का जो इस्तेमाल है पूरे देश में एक गांव में चयनित कुएं के जल स्तर को पकड़ने के लिए किया जाएगा। तो थर्ड शिफ्ट का जो आपका 10 मार्च का क्वेश्चन पूछा गया था उसका राइट आंसर आपका जल स्तर को मापने के लिए इस ऐप का है जो कि लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों अब क्या हो रहा है कि आपका जो क्वेश्चन है आपका रिपीटेशन होना जो कि शुरू हो गया है। ठीक है, तो अभी तक आपका 8 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, आज मिलाकर आपका टोटल 12 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट होगा। उनमें पूछे जाने वाले वेरी इंपॉर्टेंट 200 प्रश्नों का प्रश्न उत्तर विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ अगर आप लेना चाहते हैं तो इसका जो शुल्क है मात्र 20 रुपये रखा गया है। आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से इसे प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको सामने दिख रहा होगा, वहाँ से आप संपर्क कर लीजिएगा। और आपका जब तक एग्जाम रहेगा आपका यह पूरा सेशल का पीडीएफ आपको मिलेगा। सेशल का जो एग्जाम है आपका 21-22 मार्च तक है, तो उस समय तक पीडीएफ आपको प्रोवाइड है जो कि कराया जाएगा। आपको टेलीग्राम का लिंक भी प्रोवाइड कराया जाएगा जिसमें कि हर दिन का पीडीएफ है आपको भेज दिया जाएगा। तो जो लोग भी लेना चाहते हैं व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, वहाँ पर सारा जानकारी आपको मिल जाएगा। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था 2014 में भारत रत्न किस खिलाड़ी को मिला था। 2014 की बात करेंगे दोस्तों तो भारत रत्न किस खिलाड़ी को मिला था तो आपको बता दें सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न पुरस्कार जीतने वाली प्रथम खिलाड़ी हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी हैं। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर एक पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्हें क्रिकेट के भगवान के रूप में माना जाता है। उन्होंने
2014 में CN राव के साथ भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, 2014 में 2 व्यक्ति को दिया गया था, पहला CN राव, दूसरा आपका सचिन तेंदुलकर। तो आपका सचिन तेंदुलकर राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था रजिया सुल्तान की मृत्यु आपका कब हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपका रिपीटेड है। रजिया सुल्तान के बारे में बता दें, आपका पहले के शिफ्ट में पूछा गया था रजिया सुल्तान गद्दी पर कब बैठी, या रजिया सुल्तान गद्दी पर कब बैठी थी। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि रजिया सुल्तान अपदस यानी गद्दी से कब उतारी गई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा गया था। तो दोस्तों आपको बता दें रजिया सुल्तान के बारे में कि मृत्यु कब हुआ था। तो रजिया सुल्तान का जो मृत्यु है आपका 1240 ईस्वी में हो गया था, और इसी समय आपका गद्दी पर आपका उतर गई थी, मतलब मृत्यु हो गया। तो गद्दी से उतरना ही है। देखिए रजिया सुल्तान के बारे में बात करेंगे तो इसका जो शासन अवधि था वो आपका 1236 से 1240 था। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। इसके अलावा राज्याभिषेक की बात करेंगे तो 10 नवंबर 1236 को इसका राज्याभिषेक हुआ था। जन्म की बात करेंगे तो आपका 1205 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु की बात करेंगे तो 14 अक्टूबर 1240 को कैथल हरियाणा में इनका मृत्यु हो गया था। इसके जो पिता थे आपका शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश थे, इसके पिता थे। रजिया सुल्तान की बात करेंगे तो भारत की प्रथम महिला शासिका थी, जिनका जन्म 1205 में। उसने देश पर 1236 से 1240 ईस्वी तक आपका शासन किया था। वो एक साहसी सुल्तान थी और दिल्ली के शासन पर नियंत्रण एवं हस्तक्षेप करने वाली पहली मुस्लिम महिला थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपका है जो कि पूछा गया था रजिया सुल्तान की मृत्यु। तो आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1240। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका कि बेस्ट, ये नहीं पूछा गया था, अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि कौन सा जो जल डमरू है आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों आपको बता दें कौन सा जल डमरू है, तो इसका राइट आंसर आपका बेरिंग जल डमरू हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका बेरिंग जल डमरू हो जाएगा। जल डमरू दोस्तों उसको कहते हैं जो कि दोस्तों आपका दो महासागरों को आपस में जोड़ता है। तो देखिए तो इसके अलावा आपका जिब्राल्टर जल डमरू है जो कि दोस्तों आपका अंटार्कटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सा जल डमरू, जिब्राल्टर। इसके अलावा दोस्तों एक आपका डोवर जल डमरू है जो कि आपका अंग्रेजी चैनल और उत्तरी सागर के बीच की सीमा रेखा को जोड़ता है। इसके अलावा दोस्तों एक आपका बेरिंग जल डमरू जो कि दोस्तों आपका ये आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, जो कि आज के आपके एग्जाम में पूछा गया था। इसके अलावा एक जल डमरू आपका सुंडा जल डमरू जो कि दोस्तों आपका जावा सागर को हिंद महासागर से आपका जोड़ता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका आज का पूछा गया था आपका ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कलिंग का पुराना नाम क्या है। तो दोस्तों कलिंग का पुराना नाम आपसे पूछा गया था। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपका रिपीटेड तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ पहले के एसएससी एग्जामों में आपका ये क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था। तो कलिंग का पुराना नाम दोस्तों आपका, कलिंग किसका पुराना नाम है, तो ये आपका उड़ीसा राइट आंसर हो जाएगा। कलिंग के विषय में बात करेंगे दोस्तों तो कलिंग पर जो आक्रमण है अशोक के द्वारा, सम्राट अशोक के द्वारा 262 ईसा पूर्व में किया गया था, आपको मालूम होगा। अशोक की बात करेंगे तो आपका मौर्य साम्राज्य का महान शासक था। एक क्वेश्चन के पूछा गया था रणजी ट्रॉफी 2021-22 किसने जीता है। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपका रिपीटेड है। रणजी ट्रॉफी 21-22 की बात करेंगे तो रणजी ट्रॉफी का आपका 37वां सत्र था जो कि भारत में प्रमुख प्रथम श्रेणी क्रिकेट टूर्नामेंट है। ठीक है, इसके अलावा टूर्नामेंट के 2 चरण में विभाजित किया गया था, जिसमें लीग चरण 17 फरवरी से आपका 15 मार्च 2022 तक खेला गया था और नॉकआउट चरण 6 से 26 जून 2022 तक खेला गया था। इसके अलावा चैंपियंस की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पहली बार आपका खिताब जीता था। कौन जीता था, मध्य प्रदेश पहली बार खिताब जीता है। इसके अलावा रनअप की बात करेंगे तो दोस्तों आपका मुंबई आपका रनअप था। इसके अलावा प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात करेंगे तो सरफराज खान मुंबई का जो खिलाड़ी था आपका प्लेयर ऑफ द सीरीज था। सबसे ज़्यादा रन की बात करेंगे तो सरफराज खान 982 रन बनाया गया था, ये भी दोस्तों आपके मुंबई के ही खिलाड़ी थे। इसके अलावा सबसे ज़्यादा विकेट की बात करेंगे तो ये आपका शम्स मुलानी 45 विकेट लिए थे, ये भी आपके मुंबई के ही खिलाड़ी थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ आयोजित हुआ था। तो इसका राइट आंसर बर्मिंघम इंग्लैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2022 राष्ट्रमंडल खेल आधिकारिक तौर पर 22वां राष्ट्रमंडल खेल के रूप में जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपका रिपीटेड है, पीडीएफ में शामिल था, जो भी आपका 9 या 10 तारीख के पीडीएफ को आप पढ़ लिए होंगे, जो कि टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दिया भी गया था आपका। 2022 के राष्ट्रमंडल खेल लंदन में 1934 और मैनचेस्टर 2002 के बाद इंग्लैंड में आयोजित होने वाला तीसरा राष्ट्रमंडल खेल है। 2022 के राष्ट्रमंडल खेल के आदर्श वाक्य की बात करेंगे सभी के लिए खेल है। इसके अलावा बर्मिंघम को 2017 में कॉमनवेल्थ फेडरेशन के द्वारा मेजबान के रूप में घोषित किया गया था। 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में 72 राष्ट्रमंडल देशों ने भाग लिया था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था एटॉमिक
सोडियम का एटॉमिक मास नंबर पूछा गया था। सोडियम का एटॉमिक मास नंबर, व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। तो दोस्तों आपको बता दें एटॉमिक मास नंबर ऑफ सोडियम कितना हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका दोस्तों 23 हो जाएगा। द रिलेटिव एटॉमिक मास इन 1 मोल ऑफ आइसोटोप ऑफ सोडियम एटम्स इज 23 ग्राम मोल। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर 23 मोल हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था 1885 के कांग्रेस अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया था। तो 1885 की बात करेंगे दोस्तों तो आपको मालूम होगा कांग्रेस आपका बना ही था, कांग्रेस का स्थापना ही हुआ था। कब हुआ था, 1885 में। उस समय आपका 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में आपका 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित हुआ था। इसके जो संस्थापक थे आपके जनरल सेक्रेटरी आपके यूंग थे, जनरल सेक्रेटरी भी थे और इसके संस्थापक भी थे। इसके अलावा कलकत्ता के ब्रह्मचंद बनर्जी को इस अधिवेशन का अध्यक्ष भी बनाया गया था। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका कल के सीआरपीएफ एग्जाम में पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था तैरता हुआ झील कौन सा है, तो इसका राइट आंसर आपका लोकतक झील हो जाएगा। लोकतक झील की बात करेंगे दोस्तों तो इम्फाल से 53 किलोमीटर दूर मणिपुर के बिशनपुर जिले में है। दुनिया भर में इस झील को तैरती हुई झील के नाम से जाना जाता है। इस झील में बने प्राकृतिक द्वीप देखने लायक है, इन्हें फुमदी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था। तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में भारत में मुगल सम्राट हुमायूं की कब्र है। 1569-70 में कब्र को हुमायूं की पहली और प्रमुख पत्नी महारानी बेगा बेगम जिसे कि हाजी बेगम के नाम में जाना जाता है कि अधिकृत किया गया था तथा उन्हीं के द्वारा चयनित फारसी वास्तुकार मिरक मिर्जा घियास के द्वारा निर्मित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखा है। तो इस पुस्तक के जो रचयिता हैं आपके, इस पुस्तक के लेखक आपके शशि थरूर हैं। शशि थरूर ने तीक्ष्णता, त्रुटिहीन शोध और ट्रेडमार्क वृद्धि के साथ खुलासा किया है कि ब्रिटिश शासन कितना विनाशकारी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें एक क्वेश्चन पूछा गया था शहनाई में कितने छेद होते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि शहनाई में आपका कितना छेद होता है। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका शहनाई के बारे में हम लोग बात करें तो शहनाई दोस्तों आपका बेत का एक उपकरण है जिसमें एक नली में 7 छेद होते हैं जिन्हें उंगलियों से बंद करके राग बजाया जाता है। तो ठीक है, तो आपका दोस्तों आपका 7 छेद आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये एक मंगलवाद्य के रूप में जाना जाता है और आमतौर पर उत्तर भारत के सभी शुभ अवसरों पर खेला जाता है जैसे कि विवाह, मंदिर, उत्सव आदि। इसके अलावा दोस्तों माना जाता है कि शहनाई पश्चिम एशिया से भारत में आया था और ऐसे विद्वान हैं जो कि मानते हैं कि यंत्र भारत से चीन जाता था। इसके अलावा बात करें इस सदी के शुरुआती अर्ध शतकों में आपके उस्ताद बिस्मिल्लाह खां इस उपकरण को बजाने के लिए लोकप्रिय हुए थे। इसके अलावा वर्तमान में बात करेंगे तो पंडित अन्नलाल और पंडित दयाशंकर भी शहनाई वादक आपके हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था आपका बेस्ट एथलीट्स वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों इंडियन मेंस हॉकी प्लेयर PR श्रीजेश। ठीक है, PR श्रीजेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने आपका वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 अपने नाम है जो कि किया है। इसके अलावा दोस्तों आपका ही इज द सेकंड इंडियन आफ्टर रानी रामपाल टू विन अवार्ड इन 2020, यानी कि पहला जो आपका रानी रामपाल जी थी 2020 में, इसके बाद आपका ये दूसरा आपके खिलाड़ी है जो कि वर्ल्ड गेम एथलीट्स का खिताब अपने नाम किए हैं। रानी रामपाल की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका इंडियन हॉकी टीम वुमेन्स हॉकी टीम की आपकी कैप्टन थी और आपका फर्स्ट इंडियन थी जिन्होंने वर्ल्ड एथलीट्स गेम का अपने नाम खिताब किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था। तो क्वेश्चन यही सब क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों, जो कि सब लगभग हमने सभी क्वेश्चन आपको है जो कि बता दिया है। अगर इसका PDF आप लेना चाहते हैं तो इसकी टेलीग्राम पे लिंक दिया गया, आप लोग जाकर वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ऑल शिफ्ट का PDF लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर सामने दिया गया, व्हाट्सअप नंबर संपर्क लीजिएगा। शुल्क मात्र 20 रुपये रखा गया है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं दोस्तों आपका नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा।